नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी तरह से महाराष्ट्र शुरू हो गई है और सरकार, मौजूदा सरकार यानी महायुति का इंचार्ज जो है शिंदे साहब को बनाया हुआ है, ऐसी खबर है और लगभग खबर पक्की है, पेपर में भी आ गए हैं। लेकिन महायुति के सर्वे सर्वा शिंदे साहब को जो बनाया गया है उसके पीछे क्या राजनीतिक उद्देश्य हम जानेंगे और जानेंगे कि जो विधानसभा चुनाव है शिंदे साहब के चेहरे पर ही तो लड़ी जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री भी वही। हाँ, लेकिन जो स्थिति लोकसभा में देखने को मिली है उसके मद्देनजर क्या शिंदे साहब को सर्वे सर्वा बनाना कितना उचित है, कितना अनुचित है, इसी पर हम थोड़ा बहस करेंगे। सर, आप क्या बताइए सर कि शिंदे साहब को इंचार्ज बनाया गया है महायुति का। देखा जाए तो बीजेपी नंबर 1, नंबर 2 पे शिंदे साहब को ही देखा जा रहा था, नंबर 3 पे अजीत दादा, नंबर 4 पे मनसे, उसके बाद बाकी सब। तो जो अभी कैप्टन बनाया जाए, एक तरह से महायुति की सर्वोच्च मतलब कैप्टन बनाया गया है, कोच भी उनको ही माना जाएगा उसमें। तो क्या देख रहे हैं सर कि ये विश्व कप जो होगा अभी महाभारत जो होगा महाराष्ट्र की, काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि लोकसभा में रिजल्ट देखने के बाद जो है लोगों के जो है काफ़ी चर्चाएं हैं कि अब विधानसभा में क्या होगा कि जो पार्टियां टूटी उसका कितना असर होगा। और असर तो देखने को मिला, साफ साफ देखने को मिला लोकसभा में, लेकिन क्या वही असर जो है विधानसभा में होगा और शिंदे साहब को सर्वे सर्वा बनाना यानी कैप्टन बनाना कितना सही है सर, और इसके पीछे उद्देश्य क्या है बीजेपी का? सर, एक काम करता हूँ मैं जी, ये शिंदे साहब है जी, मैं इनको इधर रख देता हूँ। किसको रखोगे शिंदे साहब के बदले महायुति का कैप्टन करके? अब किसको रखोगे? अभी तक सर लोग कैप्टन किसको देख रहे थे मालूम है? फडणवीस साहब को। फडणवीस साहब भी इधर फडणवीस को रखो, इधर फडणवीस को रखो, कुछ भी रखो, ये फडणवीस रख दिया। अब बोलो, इनके नेतृत्व में अगर चुनाव होता है विधानसभा का तो हम जीतेंगे क्या हारेंगे? हम मतलब हम बोलते हैं क्योंकि अपने को सिंपैथी है, और फडणवीस का नेतृत्व आ गया, चलो शिंदे साहब को बाजू में रख दिया। भाई शिंदे साहब, आप महायुति के नेता नहीं हो, मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार नहीं हो, हमने ये फडणवीस जो रखा है इसको कर रहे हैं। आप कुछ मत बोलिए, शांत रहिए, बाद में बोलते हैं। हाँ फडणवीस साहब बोलो। हाँ, क्या आप जीत सकते हैं चुनाव जीत सकते हैं आप? क्यों नहीं जीत सकते वो बताइए आप। उल्टा मत करो, पहले आप जीतने के कारण बताओ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ जीत सकते। हाँ, जीत सकते हो। जीत सकते। तो मुझे क्या बताना है? क्यों नहीं जीत सकते? हाँ, एक अच्छा, जीत सकते हैं, क्यों नहीं जीत सकते, क्यों जीत सकते हैं वो भी थोड़ा बता दूं मैं। हाँ, तो अभी लाइन पे आ गए बराबर। हाँ बोलो, फडणवीस साहब क्यों जीत रहे? 2014 के पहले फडणवीस साहब का कोई बोलबाला नहीं था महाराष्ट्र, नाम नहीं था मालूम। और वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये भी किसी को पता नहीं, खड़ से बनने वाले थे। हाँ बराबर। लेकिन 2014 से जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, मतलब जो एक नारा भी लगा केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, इस तरह की जो एक लाइन बनी 2014 से लेकर 2019 तक, किसी ने कुछ विरोध नहीं किया। मतलब भले अंदर कुछ होगा, क्योंकि अंदर काफ़ी बातें थी कि 2019 में टिकट काटे गए काफ़ी लोगों को। वो टिकट काटने का परिणाम इसलिए आया कि कुछ 2014 के 2019 के बीच में इन नेताओं के बीच में कुछ न कुछ चलता रहा। जैसे खड़से साहब के ऊपर ईडी का कार्रवाई हुई, सत्ता में रहते हुए उनको मिनिस्ट्री उनकी गई। उसके बाद तावड़े साहब को भी अलग थलग रखा, क्योंकि तावड़े साहब जो है टिकट बंटवारे को लेकर काफ़ी उन्होंने बावन को बाजू में, हाँ, बावन साहब को किया गया। पंकजा को रह गया, पंकजा को तो डिफीट करके ये सब एक दिन में नहीं हुआ। ये 2014 और 2019 के बीच का परिणाम इन लोगों साइड किया गया, ताकि फडणवीस साहब जो है सर्वे सर्वा सुप्रीम बने बस। यस, लेकिन बनने के बाद भी सर 2019 में उतना खराब रिजल्ट नहीं रहा कि जो है सब सीटें गंवा दी उन्होंने। 123 सीट था, अलग अलग चुनाव लड़े थे, क्योंकि शिवसेना बीजेपी अलग लड़ी थी। अगर साथ में लड़ती तो शायद इतना नहीं आता, क्योंकि इतना उनको। आप 19 की बात करें? 14 की बात कर रहा हूँ। अगर बीजेपी शिवसेना साथ में अगर लड़ती तो क्या बीजेपी को 123 सीट मिलती? नहीं मिलती, क्योंकि सीट डिवाइड हो जाता है, आपका जगह डिवाइड हो जाता है, होता कि नहीं होता है बराबर। तो अब साथ में लड़े वो 2019 में, तो उसका परिणाम ये हुआ कि 219 में क्या 2019 में कितने मिले? 105 बीजेपी को मिलके 105 और बीजेपी को छोड़ो, दोनों को मिलके कितनी मिली? 63 और 105 जोड़ लो, 167 167 मिले ना, 168 सॉरी 168।
अपक्ष गीता जैन को मिला तो 173 173 हाँ कुछ। 70। तो बड़ा बड़ा मिला, तो मेजोरिटी तो मिला उनको पूरी तरह से महायुति को। फडणवीस की वजह से मिला कि मोदी की वजह से मिला कि उद्धव और फडणवीस कॉम्बिनेशन से मिला? मोदी की वजह से मिला? नहीं, मोदी जी का तो सपोर्ट रहा ही, नो डाउट, और फडणवीस का विरोध भी नहीं रहा करके, मतलब भले आपस में विरोध रहा, नहीं भले आपस में विरोध रहा हो, लेकिन वोटर्स लोग जो है बीजेपी को चाहते थे। क्योंकि काम शुरू हुआ इतनी स्पीड में, इतने सिटी के अंदर मेट्रोज और इंफ्रा जो इतना डेवलपमेंट जो चालू किया है, अचानक से सब कुछ एक साथ चालू कर दिए सब। लोगों को लगा काम जो है महाराष्ट्र सुधर रही है, महाराष्ट्र में काम हो रहे हैं, और लोगों ने वोट दिया। लेकिन उसके बाद जो अभी अब हम 2024 का जो लोकसभा रिजल्ट देख रहे हैं, तो ये तो लोगों की नाराजगी है इसमें, फडणवीस के प्रति कहा जाए या बीजेपी के प्रति कहा जाए या सेंट्रल के प्रति कहा जाए। क्योंकि ईडी और सीबीआई का जो प्रचार किया गया कि विरोधियों को ख़त्म किया जा रहा है, और ईडी गठबंधन जो है एक साथ जो जमा हुई, और उसी का परिणाम रहा, तो पूरे देश में रहा है, खाली महाराष्ट्र में नहीं रहा, उत्तर प्रदेश में भी रहा है, बिहार में भी देखने को मिला, और पश्चिम बंगाल में भी कम हुई सीट, राजस्थान में कम हुई, तो सब जगह कम हुई। इसमें खाली फडणवीस जी को दोष देना वो मैं तो नहीं मानूंगा। अब आप बताइए क्यों नहीं जीत सकते? मेरा यही था। तो पहली बात तो ये है कि 14 में और 19 में महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन नहीं था, मतलब मराठा मोर्चे निकल रहे थे आरक्षण के लिए, पर वो वायलेंट नहीं थे, और कोई मनोज जरांगे नहीं था जो ब्राह्मणों के प्रति एक वैमनस्य शत्रुत्व हाँ फैलाएगा। तो अभी ऐसा हो गया कि महाराष्ट्र में मनोज जरांगे की वजह से ब्राह्मण होना, मुसलमान होने इतना ही बड़ा गुनाह हो गया। आप एक बार मुसलमान को स्वीकार कर सकते हैं, बट ब्राह्मण नहीं करेंगे। क्यों सर? ब्राह्मण को तो हर पूजा पाठ में बुलाते हैं, सब कुछ बुलाते हैं, ब्राह्मण पूजा पाठ में बुलाते हैं, और पॉलिटिक्स में नहीं ब्राह्मण चाहिए। पूजा पाठ में देते वो अलग बात है, वो रोल ही अलग है। क्या इससे पहले ब्राह्मण नहीं थे महाराष्ट्र में? सर मनोहर जोशी को किया सिर्फ बाला साहब थे करके, अंतुले मुसलमान होने के बावजूद हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी और बाला साहब ठाकरे बहुत समझ, महाराष्ट्र में मराठा ही राज थे, मराठा राज है। दलित जब हुए तब भी इंदिरा गांधी थी, सुशील कुमार हुए जी, वो दलित हुए फिर भी हुए क्योंकि इंदिरा गांधी थी। महाराष्ट्र में ब्राह्मण का होना अभी तो इम्पॉसिबल है, उसका नेतृत्व भी कोई, मतलब फडणवीस जी का खाली एक ही दोष है कि वो नहीं एक नहीं, उनके बहुत सारे दोष है। अगर एक दोष तो है कि वो ब्राह्मण है, दूसरा वो जन्मजात है, उसमें उनका कोई अभी शिंदे साहब क्या लेते सर? नहीं लेते, अभी उनको बाजू में रखो थोड़ा टाइम। दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं के पैर काटे। विनोद तावड़े का दुश्मन महाराष्ट्र में नंबर 1 कौन है? फडणवीस। खड़से का नंबर 1 दुश्मन कौन है? फडणवीस। पंकजा मुंडे को गिरा के धनंजय मुंडे को चुन के लाने वाला कौन है? फडणवीस। आशीष शेलार के भी पंख काटने वाला कौन है? फडणवीस। बावनकुळे का नहीं सर, बावनकुळे का फडणवीस ने नहीं काटा। फडणवीस ने कोशिश की थी उनको टिकट देने की, अमित शाह के रिलेटिव से पैसा मांगा था उन्होंने करके, अमित शाह ने नहीं दिया, और उसका सूट करके उन्होंने 12 लोगों को गिराया और पार्टी का अध्यक्ष भी बन गया। ये भी बीजेपी की बड़ी बात है। सर दूसरी एक बात है कि फडणवीस को मालूम था कि मैंने हाईकोर्ट से जो मराठा आरक्षण दिया करके बोला है वो टेम्पररी है, वो मैनेज किया हुआ है, और वो टिकेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट में। वही हुआ, टिकने वाला नहीं था सर। वही लोग तो आर्गुमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में थे जिन्होंने हाईकोर्ट में किया। सर हाईकोर्ट में अभी ऐसा बोलना तौहीन होगी, कोर्ट की अवमानना होगी, पर फडणवीस ने कुछ जादू चलाया था, ये सबको मालूम है। वो क्या चला है इसके बारे में हम किसी जज के बारे में नहीं बोलना। तो अगर 2019 के बाद अगर फडणवीस मुख्यमंत्री होते तो बाद में तो एक्सपोज हो गए कि भाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल जाता जादू। सुप्रीम कोर्ट में जादू चल जाता है, इनका नहीं चलता था। सुप्रीम कोर्ट में अलग जादू चलता है जी, वहां पे मोदी शाह का जादू चलता था, अभी वो भी नहीं चलेगा, इसके पहले चलता था जी, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के एक बड़े नेता को बोला था कि ये 3 चीजें होगी, उसमें से एक सुप्रीम कोर्ट था, एक चुनाव आयोग था और एक असेंबली का कुछ था। वो तीनों चीजें मोदी शाह ने करवा के दिखाई, क्योंकि उस समय उनका चलता था। अभी 240 वाले मोदी जो है ना,
वो अपंग है, दिव्यांग है। अभी उनकी चलेगी नहीं सुप्रीम कोर्ट पे भी, चुनाव आयोग में भी और कहीं भी। मगर यहाँ पे फडणवीस ने जो टेम्पररी मैनेज करके लोगों की दिशा भूल की, अगर तुम कोर्ट में टिकेगा तो सुप्रीम कोर्ट में टिकना चाहिए। नीचे के कोर्ट में क्या है, सेशंस कोर्ट में तो कुछ भी होता है। ठीक है सर, तो वो हो गया। दूसरी एक बात है कि ना वो मराठाओं को संभाल सके, ना कोई पोजीशन ले सके। मनोज जरांगे को माफी मांगने वाले भी यही और आरोप करने वाले भी यही। भुजबल को आगे बढ़ा के मनोज जरांगे के शह करने का कारस्थान भी यही, और अपना ही ओबीसी बेस जो है उसको अन्याय करने वाले भी यही। ओबीसी के आरक्षण में से तोड़ के सबको कुणबी सर्टिफिकेट दे के अगर मराठाओं को कुणबी बना रहे हैं, तो उसके खिलाफ फडणवीस ने कहाँ शब्द बोला कुछ। कुणबी तो चिल्लाते रहे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, हमारा सर्टिफिकेट उनको मत दो। फडणवीस चुपचाप रहे, क्योंकि उनको दोनों तरफ से बैडविल नहीं चाहिए था, गुडविल चाहिए था, तो वो बोले नहीं कुछ, चुपचाप रहे। उनका मौन ही उनका बोलना हो गया जी। दूसरी एक बात ऐसी है कि उन्होंने बीच के 2.5 साल में, जब महाआघाड़ी की सत्ता थी, उद्धव मुख्यमंत्री थे, तब जिन जिन लोगों पे आरोप किए और बहुत गंभीर किए, उसमें नारायण राणे भी थे पहले, उन सबको पार्टी में ले लिया बीजेपी में। तो फडणवीस जी करने से हुआ रहेगा सर? कुछ तो हुआ होगा, तो ऊपर वाले डिसाइड करते हैं सर? नहीं, अजीत पवार का ऊपर वालों ने डिसाइड किया, राज ठाकरे का ऊपर वालों ने डिसाइड किया। मगर बाद में तो इन्होंने स्तुति किया कि नहीं उनके, जिन्होंने नारायण राणे की इज्जत निकाली थी, वो तो उनको इज्जत देने लगे, समारंभ में बाजू में रखने लगे, उनके लिए प्रचार करने लगे। जिन्होंने अजीत दादा के ऊपर इतना सुंदर भाषण किया था कि लोग बोले अजीत पवार तो रिटायर होना चाहिए अभी पॉलिटिक्स से, उसको ही उप मुख्यमंत्री अपने साथ साथ बनाया। अभी ऊपर ने बोला, नीचे बोला, तुम हिम्मत क्यों नहीं दिखाए इतनी ऊपर वालों को बोलने की कि भाई इसका असर अच्छा नहीं होगा। तुम नेता हो ना, महाराष्ट्र के प्रतिनिधि हो, तो तुम अमित शाह से झगड़ा करो, बोलो उनको कि ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। अभी बोल रहे हैं कि ये उनकी वजह से, वो भी चुपचाप बोल रहे हैं कि वो उन्होंने लादा क्यों टाव 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 करो ना, जाहिर से वो भी नहीं किया। फिर शिंदे के ऊपर मात करने की कितनी कोशिशें की, शिंदे का माइक खींच के बाजू में रखना वो तो पहली बात हो गई। बाद में सर उनके डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप करने लगे, उनके डिपार्टमेंट के ऑफिसर के ट्रांसफर और इसमें हस्तक्षेप करने लगे। वो तो शिंदे साहब है, उन्होंने देखा एक दिन ऐसा पलटवार कर दिया, वो बोले आप उप मुख्यमंत्री है, उसी तरह से बिहेव करो, ऐसा बोला उन्होंने। मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे अक्ल है, मैंने भी सरकार चलाई है, मुझे आप मत सिखाओ। ये बात हो गई उनमें आपस में। उन्होंने तो ऐसा भी एक फरमान निकाला कि अजीत पवार का कोई भी फाइल डायरेक्ट सीएम के पास नहीं जाएगा। आपको याद है, सीएम के पास कोई फाइल डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले मेरे पास आएगा और बाद में मैं चाहूं तो सीएम को भेजूंगा। मतलब अजीत दादा और ये सीएम का कोई संबंध नहीं है। आप उप मुख्यमंत्री है, वो भी उप मुख्यमंत्री है, उसको हक बनता है, आप भेजेंगे और वो नहीं भेजेगा। शिंदे साहब ने अजीत दादा को बोला कि आपका हर एक फाइल है वो फडणवीस के थ्रू मेरे पास आएगा तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, डायरेक्ट आयो, मुझे डायरेक्ट मिलना चाहिए। आप क्यों फडणवीस को भेजेंगे, फडणवीस मुख्यमंत्री है। तब से अजीत दादा की फाइलें डायरेक्ट सीएम के पास जाती है। नहीं तो इनकी इच्छा थी मेरे थ्रू जाए, मुझे पता तो चले इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, फिर मैं सोचूंगा कि ये सीएम के पास भेजना है। तो सुपर सीएम हो गए। वो सुपर सीएम बनने के नाद में उन्होंने इनको डिप्यूटी से नीचे सीएम धकेल दिया। वो शिंदे साहब है और उनके महाराष्ट्र का आज पाठिंबा है। वे फडणवीस अपने लोगों को फोन नहीं करते, किसी ने उनके बारे में कुछ किया तो उसमें इंटरफेयर नहीं करते। बहुत उर्सेकर को नोटिस गया, बाद में जब पब्लिक ने प्याह 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 कि बहुत उर्सेकर को आपने भेजा, श्वेता शालिनी ने, आपको पूछा नहीं होगा। श्वेता शालिनी तो घर के बाहर निकलने से पहले शायद फडणवीस साहब को पूछती होंगी क्या मैं भर के पावर टावर को कोई ना को, उसने भेजने की हिम्मत कैसे की आपको बताए बिना। आपने भी बोला होगा देऊन टाक, जास्त डोक्यावर बसवायचं कारण नाही,
तभी उसने दिया। फिर जब दुनिया भर में काव काव चाव चाव हुई तो विड्रॉ भी करने के लिए बोला। सर ऐसे कई पत्रकारों से उनके संबंध इतने बिगड़ गए हैं उनकी ये एटीट्यूड की वजह से। तो सर वो पहले वाले फडणवीस है नहीं है। ही इज नो मोर एक्सेसिबल टू देयर ओन पीपल। उनके कार्यकर्ता बॉम्ब मार रहे हैं, मीडिया सेल वाले भी बॉम्ब मार रहे हैं। आम कार्यकर्ता को वो पास में लेते नहीं है। उनकी एक चौकड़ी है, वो चौकड़ी का नाम भाऊ तोरसेकर ने दे भी दिया है। वो चौकड़ी के बाहर उनके लिए बीजेपी है ही नहीं अस्तित्व में। वही 4 लोगों का सुनते हैं, वही 4 लोगों का सुन के करते हैं। तो 4 लेकर रखो, फिर 4 लाख 40 लाख जो है बीजेपी वाले वो आपके ऊपर खार खाते रहेंगे, खा रहे। तो ये सब कारण है, वीक पॉइंट उनके। ये 100 में से 10 कारण है, 90 और है। अब शिंदे साहब को जो सर्वे सर्वा बनाया गया है महायुति का, उसका असर कितना पड़ेगा? इसको हटा दूं मैं? हाँ हटा दीजिए। ये रख दीजिए। क्या स्थिति होगी? आगे शिंदे साहब की स्तुति अब करते थोड़ा सा। स्तुति की जरूरत नहीं होगी। हम कौन स्तुति करने वाले? लोग देखते हैं सर। हम अभी फडणवीस के बारे में बोले उसमें से अगर कुछ गलत है तो पब्लिक रिएक्शन देगी हमको, बोलेंगे ये गलत बोले सर आप, ये ऐसा नहीं है। फडणवीस साहब तो सबको मिलते हैं, जो भी जाएगा अरे हाँ ऐसा करते हैं। भाई उनका दरवाजा ही बाहर से खुलता नहीं है जब तक अंदर से परमिशन नहीं आता है। क्या बोले अभी? मैसेज को मैसेज नहीं करते, फोन को फोन नहीं करते हैं। वो जाने दो, उनका उन्मत्तपना वो भोगेंगे। सर अभी शिंदे साहब का कैसा है ना, वो आम आदमी का आदमी है। सबसे सर गणेशोत्सव मैंने देखा, सुबह 4-5 बजे तक 100 लोगों के घर गणपति देखने गए दर्शन के लिए। आम आदमी को उनके यहाँ प्रवेश है। आम आदमी उसके सुख दुख उनसे शेयर करता है। और सबसे बड़ी बात है वो मराठा है। महाराष्ट्र में अभी जो खासदार चुन के आए 48, उसमें से 32 या 33 तो मराठा है। जो आमदार है अभी 288, तो शिंदे साहब को 288 मराठा होने का एक कैप्टनशिप मिला है। सबसे नहीं, मराठा होना एक बड़ी वजह है। आज महाराष्ट्र में डिसाइडिंग फैक्टर ओबीसी मराठा है। ओबीसी की उनकी से दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं। ओबीसी नेता भी उनके पास है सब, और मराठा तो है ही। मनोज जरांगे तो उनका चेला है। मनोज जरांगे उनको पूछे बगैर कुछ नहीं करेगा। वो जब बोलते हैं कि मनोज थोड़ा संभाल ले, तो संभाल लेता है, उपोषण छोड़ देता है। मनोज ने इतने उपोषण किए, मरा क्या वो? उसको मरने दिया क्या? वो फडणवीस के हाथ में होता तो मरने देते। जरांगे को हर बार संभाल लिया है शिंदे साहब ने। उसका उपोषण है समय पर पीछे लिया है। तो अब तो बारी आ गई उनको एकदम पीछे लेने की, जरांगे। हाँ, क्योंकि अगर शिंदे साहब को तो जरांगे अभी 13 जुलाई कल है ना, उसके बाद उपोषण नहीं करेगा। लिख के देता हूं मैं। ठीक है, देखते हैं वो। देखते हैं क्या कल उसने बोला था कि 13 तारीख से उपोषण करूंगा। आज अभी टीवी पे स्टेटमेंट है उसका कि अभी इसका जो रिवेंज हमको लेना होगा, अगर तब तक नहीं हुआ तो सर 13 जुलाई की तारीख उसने अगस्त सितंबर अक्टूबर तक बढ़ा दी। उसने बोला इसका अगला हमारा कदम चुनाव के तरफ होगा। हम अभी विधानसभा के या तो 288 गिराएंगे या चुन के आएंगे। तो सर अक्टूबर तक मोहलत दे दी उन्होंने शिंदे को। समझ लो, उपोषण नहीं कर रहे कल से वो। तो अब वो शांतता रैली निकाल रहे हैं आप। शांतता रैली हर गांव में जाएंगे, ओबीसी को बुलाएंगे, बीसी को बुलाएंगे, इनको बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे। कल तो धनगर आरक्षण को भी सपोर्ट दे दिया उन्होंने, धनगर को भी दे दो, सबको साथ में मिला के। ये शिंदे की जादू है। तो शिंदे साहब को इसका कितना फल मिलेगा? तो शिंदे साहब के आमदार शायद अगर उनको 100 मिले ना, और बीजेपी को भी 100 ही मिलना चाहिए, उनको 170 नहीं मिलना चाहिए। तुरंत उनको चर्बी आ जाएगी कि हम हमारे बलबूते पर साला ये मनाते हैं, फिर इनको ही उनके गिराने पड़ेंगे। सर 100 अगर मिल गए तो मैं आपको बोलता हूँ 70-80 आ जाएंगे उनके, और 100 अगर बीजेपी को मिलेंगे तो 50-60 उनके आ जाएंगे। तो सरकार बन जाएगी। सरकार बननी भी चाहिए, बनेगी। और अजीत दादा के भी आएंगे ना 10 बार। मन से क्या आएंगे कि नहीं मैं नहीं बोल सकता। मन से स्वतंत्र लड़ी तो भी नहीं आएंगे, लड़ी तो भी आएंगे। अगर इसका उल्टा हुआ सर, तो कितना शिंदे साहब को क्या राजनीतिक भविष्य क्या असर पड़ेगा इसका? उल्टा मतलब
सरकार नहीं बनी तो सरकार नहीं बनी थी तो विरोधी पक्ष नेता बनेंगे। लेकिन इसका असर कितना पड़ेगा इनके ऊपर? विरोधी पक्ष नेता और मुख्यमंत्री में फर्क है। नहीं, फर्क तो है, लेकिन राजनीति में कितना फर्क पड़ेगा? सर उद्धव के बारे में अभी है ना, वो टायर्ड है और रिटायर्ड होने की तरफ जा रहा है। इसके लिए उद्धव का उसको आह्वान नहीं है, उसको आह्वान है वो बीजेपी का ही है। असली दुश्मन शिंदे साहब का फडणवीस ही है, बीजेपी है। जितना जल्दी वो बीजेपी से अलग होके ये अलग लोगों के साथ मिल जाएंगे ना, उतना उनको मुख्यमंत्री पद मिलने का भी चांस है फिर से। हाँ सर, ये नियति क्या करेगी पता नहीं, डेस्टिनी। सर उद्धव को इन लोगों ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो वो शरद पवार के साथ जाके 2.5 साल बना, जहाँ पे शिंदे भी थे, अजीत दादा भी थे, है कि नहीं? खाली बीजेपी नहीं थी, खाली बीजेपी नहीं थी। ऐसा फिर से भी समीकरण हो सकता है और शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे, शिंदे साहब को शरद पवार बोलेंगे चलो आ जाओ, मतलब क्या है 60-70 की रोल में रह सकते हैं शिंदे साहब। शिंदे साहब की रोल में रहेंगे ही अभी, बिल्कुल रहेंगे, अगले पॉलिटिक्स में रहेंगे। और सर उद्धव का भी झगड़ा क्या है, सत्ता का है, उसके बेटे को उप मुख्यमंत्री बना। अब तो झगड़ा बढ़ गया नहीं सर, सत्ता तोड़ा करके झगड़ा तो बढ़ गया ना। उद्धव बीजेपी से बड़ा, शिंदे साहब नहीं बढ़ा है सर। शिंदे साहब का और उनका ऐसा है कि ये जनरेट इनको ही लोगों ने किया है। शिंदे के बगावत के सूत्रधार 3 हैं, उसमें से 2 शिवसेना में हैं, संजय राउत और मिलिंद नार्वेकर। एक फडणवीस बाहर के हैं। संजय राउत अभी भी कैपेसिटी रखता है, उसका अभी भी फोन चलता है एकनाथ जी शिंदे से, कांटेक्ट में है। मिलिंद भी है सर। मिलिंद नार्वेकर अगर चुन के आता है ना विधान परिषद में और कांग्रेस का गिरता है या बीजेपी का गिरता है, पंकजा वगैरह कोई, या ये, तो ये याद रखिए कि मिलिंद को मदद करने वालों में से शिंदे साहब भी रहेंगे। कुछ भी हो सकता है सर। ऐसी भी परिस्थिति पैदा होगी कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और ये सब मिलके शिंदे साहब को बोलेंगे हम आपको कंटिन्यू करते हैं मुख्यमंत्री, बीजेपी को छोड़ के बाकी की सरकार बनाते हैं। तो 2024 में तो बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, अभी बहुत कुछ चमत्कार होने वाले हैं। मगर शिंदे साहब सुप्रीम रहेंगे, सुपर रहेंगे, और बीजेपी को असली आह्वान ना उद्धव से है ना शरद पवार से है, एकनाथ शिंदे से है। और एकनाथ शिंदे के सामने सबसे बड़ा आह्वान फडणवीस और बीजेपी है। फ्रेंड्स, इस चर्चा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, क्योंकि चर्चा कुछ अलग तरीके से हुई है। शिंदे साहब को कैप्टन बनाया गया है महायुति का, और कैप्टनशिप में वो क्या क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, इस पर हमने चर्चा की है। आप क्या मानते हैं इस पर कमेंट जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।